ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि पहला अनुसंख्या गुण प्रासरण दाब। अब हम लेक्चर नंबर 12 के अंदर स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा अनुसंख्या गुण, जिसका नाम है वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, हेडिंग लगाइए, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। डेल्टा पी अपॉन पी नोट, डेल्टा पी अपॉन पी नोट हम इसे बोलते हैं। बट वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन को समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि वाष्प दाब क्या होता है, हम वाष्प दाब किसे बोलते हैं। तो पहले मैं आपको वाष्प दाब बता देता हूँ। ये कोई हमने पात्र लिया है जो कि हमारा पूर्ण रूप से बंद है, और इस पात्र के अंदर हमने कोई द्रव भर लिया है। शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक या शुद्ध द्रव एक ही बात है हमारे लिए। शुद्ध विलायक, इसके अंदर हमने एक शुद्ध विलायक भर लिया है। शुद्ध विलायक का मीनिंग ये है हमारा, उसमें कोई भी अशुद्धियाँ नहीं है, मतलब एक ही प्रकार के उसके कण उसके अंदर है। अगर ये पानी है तो इसमें बस पानी पानी के ही कण है, उससे अलग स्टोव के अलग इसमें कुछ भी नहीं होगा। अब क्या होता है कि अगर हमने कोई लिक्विड लिया है, कोई द्रव लिया है, द्रव के बारे में आपको बहुत सारी बात पता होगी। द्रव के बारे में सबसे खास बात ये होती है कि द्रव के जो अणु है वो दूर दूर होते हैं, बट उतने भी दूर नहीं होते, ये गैसों से दूर होते हैं। गैसों के अणु तो बहुत दूर दूर होते हैं। अब द्रव के अणु कुछ दूर होते हैं और उनमें आकर्षण बल भी द्रव पार्टिकल यानी कणों के अंदर भी कम होता है, ये बात आपको पता है। और जब कण दूर रहते हैं तो वो क्या कर सकती है, गति कर सकती है ना, वो क्या कर सकती है, गति कर सकती है। और ये इन गति की वजह से इनमें से कुछ अणु ऐसे होते हैं जो पृष्ठ पर होते हैं, मतलब सतह पर होते हैं यहाँ पर, जिनकी गतिज ऊर्जा उच्च होती है। ठीक है, गति क्या होगी उनकी, उच्च होती है। अब इस उच्च गति की वजह से ये कण यहाँ से क्या निकलना स्टार्ट करते हैं, बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं। अब बाहर निकलेंगे तो ये देखिए आप, जब कण बाहर निकलते हैं द्रव से तो वे क्या बनाते हैं, वाष्प बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वाष्प। पहला वर्ड हमारा आ गया वाष्प है हमारी। द्रव से वाष्प क्या बनती है हमारी, ठीक है, द्रव से वाष्प बनती है। जब हमारे द्रव से वाष्प बनती है तो इस घटना को बोलते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण हम कब बोलेंगे कि हमारे जो द्रव के जो कण हैं वो किस अवस्था में जाने स्टार्ट हो गए, गैसीय अवस्था में वाष्प बनाने स्टार्ट कर गए, तो इसी घटना को बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, अब क्या होता है कि जो द्रव होते हैं ना वो वाष्पीकृत होते हैं। जैसे हमारा पानी है, अगर कहीं खुले ओपन जगह पे आप खुली जगह में रख दोगे तो वो क्या होता है, उड़ने लगता है। अब इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। अब जो पानी यहाँ से उड़कर वाष्प बना रहा है तो वे वाष्प होती है, बाहर जाती है हमारी, तो ये वाष्प है। ये बात तो आपको भी पता है। अब क्या होगा, अगर ये पात्र खुला है तो ये बाहर निकल जाएगी वाष्प, बट अगर ये पात्र हमारा बंद है तो ये वाष्प यहीं पे घूमती रहेगी। अब होता क्या है वास्तव में, ये जो वाष्प है ना ये इसकी सतह से टकराती है। किसकी सतह से, इस पात्र की सतह से टकराती है। और जब कोई चीज़ कोई कण, कोई वाष्प कण किससे टकराता है, सतह से टकराएगा, दीवार की सतह से टकराएगा, तो वहाँ से क्या उत्पन्न होगा, दाब उत्पन्न होगा। दाब उत्पन्न होने की वजह से ये यहाँ से टकराने के बाद फिर से वापिस आएगा, ऊपर जाने के बाद इधर टकराने के बाद ये फिर कहाँ पे आएंगे, नीचे की तरफ आने स्टार्ट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपको पता है। अब ये वापिस दाब जब उधर से टकरा के दाब लेकर आएंगे तो ये वापिस फिर कहीं में जाएंगे, अपने द्रव में चले जाएंगे। तो जब वाष्प के कण दोबारा फिर से कहीं में चले जाते हैं, द्रव के अंदर चले जाते हैं, तो इस घटना को बोलते हैं हम संघनन। इसे क्या बोलते हैं हम, संघनन। मैं आपको जनरली बता देता हूँ, द्रव के कणों का वाष्प में जाना वाष्पीकरण, और वाष्पों का वापिस द्रव में आना क्या होता है, संघनन। ये दो घटना यहाँ पे एक साथ घटित होती है जब हम पात्रों को क्या कर लेते हैं, बंद। अगर पात्र खुला होता तो केवल वाष्पीकरण होता, बट अभी दोनों होगा, वाष्पीकरण और संघनन। अब ऐसे केस में वाष्पीकरण को आप कैसे महसूस कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं। आप इस पात्र को जैसे ही बंद रखोगे और वाष्प बननी स्टार्ट होगी, तो जब वाष्प बननी स्टार्ट होगी तो इसका आयतन थोड़ा घटेगा, इसका आयतन क्या होगा, घटेगा। उसी समय हमें पता लग जाएगा कि वाष्पीकरण स्टार्ट हो गया है। संघनन का आप कैसे पता लगाते हैं, स्टार्टिंग में क्या होगा, वाष्पीकरण होने के बाद इसका आयतन घटेगा,
द्रव का आयतन घटेगा। जब संघनन स्टार्ट होगा तो फिर से आयतन बढ़ना स्टार्ट होगा नहीं होगा, तो संघनन का पता लगाया जा सकता है जब आयतन फिर से दोबारा इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। अब एक समय ऐसा आता है कि वाष्पीकरण की दर वाष्पीकरण की दर और दूसरा क्या है हमारा, संघनन की दर। संघनन की दर दोनों बराबर हो जाती है। थोड़ा टाइम लगता है इस प्रोसेस में, पहले वाष्प बनेगी, वाष्प उस पर टकराएगी, फिर नीचे आएगी, फिर वाष्प जाएगी, फिर टकराएगी। ऐसे केस में दोनों की दोनों बराबर हो जाती है कि वाष्पीकरण भी उतना ही होता है और संघनन भी उतना ही होता है। मतलब द्रव से गैस भी उतनी बनती है और गैस फिर उतनी द्रव में आती है। अब ये कैसा पता लगेगा हमें, जब हमारा आयतन बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। अब आयतन कैसे निश्चित होगा, जितना ऊपर गया पहले घटेगा, फिर उतने ही नीचे आ गए, फिर वहीं पर आ जाएगा। तो एक समय ऐसा आ जाता है इस पात्र के अंदर कि जितना ऊपर जाते हैं उतने ही नीचे आ जाते हैं। इसे बोलते हैं वाष्पीकरण की दर संघनन की दर बराबर हो गई है, और इस अवस्था को बोलते हैं हम साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं हम इसे, साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम। इसे बोलते हैं हम साम्य अवस्था। साम्य अवस्था कब होगी, जब वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर बराबर हो जाएगी। ये आप पता लगा लेंगे ना। और जब साम्य अवस्था बनेगा उस समय आयतन क्या हो जाएगा, द्रव का आयतन क्या हो जाएगा, निश्चित, कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा, अब वो नहीं बदलेगा। यही है ना, समझना आप इसे। साम्य अवस्था हम कब बोलेंगे, जब वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर दोनों बराबर हो जाएगी, अर्थात आयतन निश्चित हो जाएगा। अब ये आपको ना घटता हुआ दिखेगा और ना ही बढ़ता हुआ दिखेगा। उसी समय हम वाष्प दाब की परिभाषा देंगे। वाष्प दाब कब बताया जाता है, साम्य अवस्था पर। साम्य अवस्था किसे बोलते हैं हम, वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर दोनों बराबर होनी चाहिए। अब देखिए, जब ये नीचे से ऊपर जाते हैं, वाष्पीकरण होता है, फिर ये उसी समय नीचे भी आते हैं, यानी कि जब संघनन होता है। जब ये संघनन होता है ना, तो ये जो वाष्प है जब ये द्रव में मिलने वाली होती है, तो ये द्रव की सतह पर क्या लगाती है, दाब लगाती है। और ये दाब ये कहाँ से मिलता है इन्हें, कुछ तो इन्हें संघनन होता है, मतलब संघनन नहीं, टकराना, कोलिजन होता है कि जब ऊपर बीच से टकराते हैं, बॉल से टकराते हैं, इसकी जो ये जो सतह है इससे टकराते हैं, तो इन्हें दाब मिलता है। और इस दाब की वजह से जब ये नीचे आते हैं तो अपनी सतह पे एक दाब लगाते हैं। इसी दाब को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। किसी द्रव की वाष्पों द्वारा उसकी सतह पर लगाया गया दाब कब, साम्य अवस्था पर ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। तो आप सबसे पहले वाष्प दाब की परिभाषा लिखें। नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है परिभाषा हमारी, साम्य अवस्था पर किसी द्रव की वाष्पों द्वारा, साम्य अवस्था पर किसी द्रव की वाष्पों द्वारा उसकी सतह पर लगाया गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। जो डायग्राम मैंने बनाया था आप उसे बना सकते हैं। अब मैं सपोज करता हूँ कि मैंने यहाँ पे जल भर लिया है, किसी बंद पात्र के अंदर मैंने क्या भर लिया है, जल। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकल फैक्ट बता रहा हूँ, मतलब ये देखा गया है 25 डिग्री सेल्सियस आसपास का रूम का जो टेम्परेचर था, इस कमरे के आसपास का, इस पात्र के आसपास का जो तापमान था वो कितना है हमारा, 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सामान्य ताप, कमरे का ताप भी इसे हम बोलते हैं। अब ऐसे अवस्था में यहाँ से वाष्प बनेगी और जब ये पात्र बंद है तो फिर वापस भी आएगी, तो इसी समय दाब लगाएगी। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जो जल 25 डिग्री सेल्सियस पर दाब लगाता है ना, वो कितना वाष्प दाब लगाता है, 24 टोर। कितना लगाता है, 24 टोर। टोर क्या है, वाष्प दाब की इकाई है। वाष्प दाब को कहीं में मापते हैं हम, टोर में नापते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि जो जल दाब लगाता है ना, शुद्ध अवस्था, जब जल शुद्ध होता है और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है तो कितना दाब लगाता है, 24 टोर, 24 टोर। ये मैंने आपको एक अलग बात बताई है, और ये कब, साम्य अवस्था पर ही बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने रखा और एकदम आप बता देंगे, पहले साम्य अवस्था सेटअप होगी, उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि यहाँ कितना दाब बनता है। और यह अलग अलग द्रवों के लिए अलग अलग होता है। यहाँ पे मैंने पानी लिया है तो उसके लिए अलग होगा, कोई अलग द्रव लिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथेनॉल, बेंजीन, कुछ भी, तो उन सब के लिए अलग अलग होता है। अभी हम वही बात करेंगे कि वाष्प दाब किस किस बात पर निर्भर करता है। हेडिंग लगाइए, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक।
वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं हमारे। ये क्या है, ये टॉपिक ये है कि जो वाष्प दाब है वो किस वजह से घट सकता है और किस वजह से बढ़ सकता है। मेनली एक ही फैक्टर होता है, एक ही कारण होता है जिसकी वजह से हमारा वाष्प दाब प्रभावित होता है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, बट फिर भी एक दूसरा पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो हमारा वो क्या है, तापमान। तापमान मतलब टेम्परेचर, टी। ओके स्टूडेंट्स, तापमान एक ऐसा फैक्टर है जो वाष्प दाब को प्रभावित करता है। कैसे, हमारा ये कोई द्रव है, अब यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पर ये हमारा पानी है मान लेते हैं। अब ये 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ के आसपास का तापमान है, उस समय कितना दाब उत्पन्न करता है, कितना वाष्प दाब उत्पन्न करता है, 24 टोर। साम्यावस्था यानी कि वाष्पीकरण और संघनन पे हमने देख के बताया कि इसका जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब को हम Vp लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, Vp, वेपर प्रेशर। कितना है, 24 टोर। ओके, अब मैं क्या करूं, मैं बाहर से इसे ऊर्जा दूं, मतलब तापमान बढ़ाओ इसका और इसे ऊर्जा दूं बाहर से। क्या होगा, जैसे ही यहाँ के जो अणु हो गए वे ऊर्जा को प्राप्त करेंगे, और जब अणु ऊर्जा को प्राप्त करते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा, जैसे ही मैं तापमान बढ़ाऊंगा तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ये तो बात आपको पता है। कहीं भीड़ में आप कहीं में आग लगा दो एकदम से, तो क्या होगा, वहाँ पे लोग भागने स्टार्ट करेंगे, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब जब उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे। गतिज ऊर्जा बढ़ने की वजह से वाष्पों की संख्या बढ़ जाएगी, और जब यहाँ पर वाष्पों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो जब वो वापस संघनन हो गए तो उस समय वाष्प दाब भी ज़्यादा लगाएंगे। आप समझे इस बात को। जैसे यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कि स्टार्टिंग में बस एक ही वाष्प बनी थी हमारी, नीचे से ऊपर एक ही वाष्प बनी, तो जब संघनित होगी तो एक ही तो अणु दाब लगाएगा। मैं मान लेता हूँ कि इसने दाब लगाया 1 टोर। अब यहाँ पे कितने अणु आ गए, 10 अणु। अब 10 अणु कितना लगाएंगे, लगभग 10 टोर अनुमानित। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ, तापमान मैं बढ़ा देता हूँ, तो तापमान बढ़ने की वजह से वाष्प क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ने की वजह से वाष्प सारी बाहर निकलेगी तो मैं क्या बोलूँगा, वाष्पों की संख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे वाष्पों की संख्या बढ़ेगी तो बाहर तो निकल नहीं सकती, ऐसे केस में नीचे आएगी तो दाब लगाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, वाष्प दाब बढ़ेगा। तो सीधा से मीनिंग ये है हमारा कि तापमान बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ता है। तापमान बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ता है क्योंकि वाष्पों की संख्या भी बढ़ जाती है। ठीक है, एक फैक्टर तो ये है हमारा। एक दूसरी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है वो इसमें ये है कि वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमारे द्रव की प्रकृति कैसी है। हमारी दूसरा है द्रव की प्रकृति। जो द्रव हमने लिया है उसकी प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। अब प्रकृति से क्या मीनिंग है हमारा वो देख लेते हैं। सपोज करें ये हमारे 3 अलग अलग द्रव हैं। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये A द्रव है, ये B है और ये हमारा C है। अब देखिए, एक चीज़ होती है हमारी क्वथनांक। क्या होता है हमारा क्वथनांक? आपको मैं बता देता हूँ, अगर क्वथनांक बढ़ता है, किसी द्रव का क्वथनांक अगर ज़्यादा है तो उसका वाष्प दाब, उस द्रव का वाष्प दाब कम होगा। अब ये समझते हैं हम कैसे, ये आपको खुद ही समझ आ जाएगा। द्रव की प्रकृति भी समझ में आएगी। प्रकृति कहीं के लिखा है मैंने। अब इसका क्वथनांक A का है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, B का क्वथनांक जो है हमारा वो है 78 डिग्री सेल्सियस, और C का जो हमारा क्वथनांक है वो कितना है हमारा 64 डिग्री सेल्सियस, 64 डिग्री सेल्सियस। अब ये हमारा जल का होता है, ये हमारा इथेनॉल का होता है C2H5OH का, और ये हमारा CH3OH यानी कि मिथेनॉल का होता है, मेथिल अल्कोहल का। अब ये 3 द्रव है हमारे पास में, जिन तीनों द्रव के क्वथनांक अलग अलग हैं। अब जिस द्रव का क्वथनांक अधिक है, इससे क्या तात्पर्य है हमारा? अगर किसी द्रव का क्वथनांक अधिक होता है तो इससे क्या तात्पर्य है? क्वथनांक अधिक होने का तात्पर्य ये है कि वो ज़्यादा तापमान देने पर उबलेगा।
यही है ना कि आपको किसी द्रव का ताप क्वथनांक 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो आप 1000 डिग्री सेल्सियस तक जब उसे गर्म नहीं करने के तब तक वो वाष्प नहीं बनाएगा हमारा, यही तो मीनिंग है, तब तक उबलना स्टार्ट नहीं होगा, क्वथनांक पे उबलता है ना। अब ये क्या है कि इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका 78 डिग्री सेल्सियस है, इसका 64 डिग्री सेल्सियस है। इसका क्वथनांक अधिक होने का मतलब ये है कि इसे अधिक ताप तक उबालते रहोगे तब ये जाकर उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक, ये पहले उबल जाएगा, ये 64 डिग्री सेल्सियस पर। अब मैं आपको क्वथनांक का सही मीनिंग बताता हूँ क्या होता है। क्वथनांक वास्तव में ये बताता है कि उन अणुओं के बीच में आकर्षण बल कैसा है। अगर किसी का 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये जल्दी नहीं उबलता है। जल्दी न उबलने का कारण क्या है कि इसके जो अणु है भी उनके बीच आकर्षण बल ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा आकर्षण बल होने की वजह से ही तो इसका क्वथनांक 100 तक गया है। इसका 78 तक क्यों रह गया है? क्योंकि इसके अणुओं के मध्य ज़्यादा आकर्षण बल नहीं रहा होगा, इसलिए भी यह जल्दी उबल गया है। जल्दी क्वथनांक हो गया है मतलब जल्दी ये उबल गया है। अब इसका 64 डिग्री सेल्सियस है, अब इसका क्या मीनिंग है, अब ये तो और जल्दी उबल जाएगा, इसके अणु के मध्य आकर्षण बल बहुत ही कम है। तो हमारे दो प्रकार के द्रव होते हैं, हमारे जो द्रव है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वाष्पशील, एक कौन से होते हैं हमारे वाष्पशील, और एक होते हैं हमारे अवाष्पशील। एक होते हैं हमारे वाष्पशील और एक होते हैं हमारे अवाष्पशील। वाष्पशील किसे बोलते हैं हम? जो खुद ब खुद अपनी वाष्प बना लेता है, जो खुद ब खुद अपनी वाष्प बना लेता है। अब बिना टेम्परेचर किए, बिना तापमान दिए कोई खुद ब खुद आकर कोई अपनी वाष्प बना लेता है, तो इसका मीनिंग ये है कि उसका क्वथनांक बहुत ही कम होगा, उसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल होगा ही नहीं, तभी तो अपनी वाष्प खुद ब खुद बना लेता है। अब जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, हमारे आसपास का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो ये क्या पानी उबल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं उबलेगा, क्योंकि इसे इतने टेम्परेचर तक ले जाओ तब ये उबलना स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके मध्य आकर्षण बल 100 डिग्री सेल्सियस की लिमिट में है। अब इसकी लिमिट कितनी है? 64 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओ, ये उबल जाएगा। अब वाष्पशील वो होते हैं जो खुद ब खुद वाष्प बनाते हैं। अब कोई खुद ब खुद वाष्प बनाने का क्या मतलब है? हमारा पेट्रोल के देखिए आप, वो खुद ब खुद वाष्प बना लेता है, टंकी से हटाइए तो वाष्प बननी स्टार्ट होगी। अब जब वाष्प बननी स्टार्ट हो जाती है तो इसका मीनिंग ये होता है कि उसके अणु के मध्य आकर्षण बल था ही नहीं बिल्कुल भी। तो आकर्षण बल नहीं था तो इसका क्वथनांक क्या था हमारा? इसका क्वथनांक हमारा कम होगा। अगर किसी का क्वथनांक कम होता है, समझिए अब इस बात को, अगर किसी का क्वथनांक कम है तो वाष्प ज़्यादा बनाएगा। क्वथनांक कम होने का मीनिंग ये है कि उसके बीच आकर्षण बल कम है, तो वाष्प ज़्यादा बनाएगा। वाष्प ज़्यादा बनाएगा तो वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा। क्वथनांक कम है तो वाष्प दाब ज़्यादा होगा। अवाष्पशील वो होते हैं जो वाष्प खुद नहीं बनाते हैं। अवाष्पशील वो होते हैं जो वाष्प खुद नहीं बनाते हैं, उनके लिए तापमान देकर उनसे वाष्प बनानी पड़ती है। अब ये खुद नहीं उड़ने वाला, मतलब ऐसा रख दिया आपने तो ये वाष्प नहीं बनाएगा। जब ये खुद वाष्प नहीं बनाएगा तो मैं क्या बोलूँगा कि इसका क्वथनांक ज़्यादा है। अगर इसका क्वथनांक ज़्यादा है तो इसका वाष्प दाब कम होगा। अर्थात उस द्रव की प्रकृति में आपको ये चेक करना होता है कि इसकी प्रकृति वाष्पशील की तरफ को है या इसकी प्रकृति अवाष्पशील की तरफ को है। अगर द्रव वाष्पशील प्रकृति का है तो वाष्प ज़्यादा बनाएगा तो वाष्प दाब भी ज़्यादा लगेगा, और अगर अवाष्पशील प्रकृति का है यानी कि वो खुद ब खुद वाष्प नहीं बनाते हैं तो ऐसे केस में वाष्प दाब कम होगा। तो डिपेंड करता है कि हमने द्रव कैसा लिया, उसकी प्रकृति कैसी है, वाष्पशील है या अवाष्पशील है। समझ गए ना आप ये बात? तो वाष्प दाब दो बात पर मेनली निर्भर करता है। एक तो उस द्रव का तापमान, उसे अपना तापमान कितना दिया है कि तापमान बढ़ाने से आप उसका वाष्प दाब घटा बढ़ा सकते हैं। ओके, ये तो आपके हाथ में है। और एक खुद ब खुद डिपेंड करता है कि वो उस द्रव की प्रकृति किस कैटेगरी में है, वो किस कैटेगरी में चला गया है, वो वाष्पशील की कैटेगरी में है या अवाष्पशील की, इस पे भी उसका वाष्प दाब निर्भर करता है। तो आई थिंक आप ये बात समझ गए होंगे कि वाष्पशील जो द्रव होते हैं, ऐसे द्रव जो वाष्पशील होते हैं उनका वाष्प दाब अधिक होता है, और ऐसे द्रव जो अवाष्पशील होते हैं उनका वाष्प दाब कम होता है। ये बात आप इसमें लिख सकते हैं। मुख्यतः दो बात से हम प्रभावित करते हैं। प्रभावित तो एक से ही करते हैं बट दूसरे पर खुद ब खुद निर्भर करता है। ये प्रकृति के अंदर व्यवस्था है ऑटोमेटिक ही, ये हमने नहीं की। वो उसी द्रव पर डिपेंड करता है कि वो आकर्षण बल कितना लगाएगा अणुओं के मध्य। अब लगाएंगे वाष्प दाब में सापेक्ष। अब हेडिंग लगाइए वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। अब पता लगेगा आपको ये क्या है। मैं दोबारा नहीं लिखता हूँ क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन।
अब समझिए आप इसे बहुत अच्छे से। ये कोई हमारा द्रव है, ये क्या हमारा कोई शुद्ध विलायक, यानी कोई द्रव है हमारा। विलायक क्या होता है? जो अपने अंदर घोल सकता है, वो द्रव के अंदर ही होती है कैटेगरी, वो द्रव के अंदर ही होती है क्षमता। तो ये हमारा कोई शुद्ध द्रव है, मतलब इसके अंदर अभी भी कोई भी अशुद्धि के कण अशुद्धि के कण नहीं है, शुद्ध विलायक है हमारा ये। अब जल मान सकते हैं, इसे शुद्ध जल मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए, अब इसके जो अधिक ऊर्जा वाले अणु हैं वो क्या करेंगे? वाष्प बनाएंगे। वाष्प के बाद साथ साथ क्या स्टार्ट होगा? संघनन। जैसे ही संघनन होगा और वो यहाँ पे साम्य अवस्था आएगी तो आप एकदम क्या बताएंगे? इसका वाष्प दाब बता सकते हैं आप। मैंने माना कि इसका वाष्प दाब जो है ना वो P0 है। इस द्रव का वाष्प दाब अभी मैंने क्या मान लिया है? P0। नोट हम तब लगाएंगे जो है जब कोई द्रव या कोई विलायक क्या होता है? शुद्ध। नोट हम कब लगाएंगे? जब वह क्या हो, किस अवस्था में हो? शुद्ध अवस्था में हो। न्यूमेरिकल में ये बात आपको काम भी आएगी। अब सपोज कीजिए इस द्रव के अंदर मैंने किसी विलय को मिला दिया है। क्या कर दिया है? मैंने कोई विलय पदार्थ बाहर से मिला दिया है और उस विलय पदार्थ की प्रकृति अवाष्पशील है। यह बात आपको समझनी होगी बहुत अच्छे से। मैंने कोई द्रव बाहर से, कोई विलय द्रव नहीं, कोई विलय पदार्थ बाहर से इसमें मिला दिया है। वो द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। बाहर से मिला दिया है और उसकी प्रकृति अवाष्पशील है। अवाष्पशील का मीनिंग ये है कि वो द्रव वहाँ से अपनी वाष्प नहीं बना सकता। जैसे हम डालेंगे तो जहाँ पे वो चला जाएगा वो वहीं पे पड़े रहेगा, वो अपनी वाष्प नहीं बना सकता, जैसे अपनी वाष्प खुद ही बना रहा है। ठीक है ना? तो अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने के बाद मैं मानता हूँ कि ये जो है ना हमारा अब कुछ ऐसा दिखाई देने लगा है। अब आपको ये बात तो पता है ना कि मैंने लास्ट जो अनुसंख्या गुण था उसमें बताया था कि जो विलय के गुण, विलय होते हैं ना, विलय, उनके कणों का आकार बड़ा होता है, तभी तो अर्धपारगम्य झिल्ली से बाहर नहीं निकल पाते। और जो विलायक के कण होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दो प्रकार के कण दिखा रहा हूँ, दो प्रकार के कण दिखा रहा हूँ। एक कण वो है जो बहुत ही बड़े बड़े हैं और एक कण वो है जो बहुत ही छोटे छोटे हैं। जो बड़े वाले हैं वो विलय के हैं, जो हमने बाहर से मिलाया है, और जो छोटे वाले कण हैं वो किसके? हमारे विलायक के हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखिए, अब ये पहले विलायक था, विलायक के अंदर विलय मिलती है, हमारा क्या हो जाता है? विलयन। तो मैं इसका वाष्प दाब मानता हूँ PS। S बोलते हैं हम सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन होता है हमारा विलयन। देखिए आपको इंग्लिश यहाँ पे काम आती है। S क्या होता है हमारा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है हमारा? विलयन। अब वैसे भी ये विलायक में विलय डाल दिया तो विलयन बन गया। तो PS क्या हमारा? विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब। अब समझिए, मेरा क्वेश्चन है आपसे, एक प्रश्न है मेरा आपसे बताइए आप। प्रश्न ये है कि शुद्ध अवस्था में जो हमारा वाष्प दाब है वो P0 है और विलय पदार्थ मिलाने के बाद हमारा जो वाष्प दाब है वो PS है। कौन सा वाष्प दाब अधिक होगा? जब शुद्ध अवस्था में था तब ज़्यादा वाष्प दाब लग रहा था, जब विलय पदार्थ मिला दिया है तब वाष्प दाब अधिक होगा। सोचिए आप। देखिए, आप नहीं बता सकते क्योंकि आप ऑफलाइन मोड में है, तो मैं आपको बता देता हूँ उत्तर क्या है इसका। हमारा जो P0 है वो ज़्यादा होगा और PS हमारा कम हो जाएगा। अर्थात जैसे हम विलय पदार्थ मिलाएंगे, विलय पदार्थ मिलाने के बाद उसका वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा, यानी कि वो वाला जो पहले था वो ही ज़्यादा रहेगा। अब इसका मैं आपको क्या बताता हूँ, कारण बता देता हूँ, इसका रीज़न क्या है। देखिए, इस शुद्ध विलायक के अंदर पहले केवल किसके? एक ही प्रकार के कण थे, केवल शुद्ध विलायक के, इसमें और कोई कण नहीं था। शुद्ध विलायक हम इसलिए लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो काउंट करने में, क्योंकि अभी एक ही जैसे कण है तो वाष्प पहचान में आ जाएगी। अब देखिए, जब स्टार्टिंग में मैंने शुद्ध विलायक लिया था तो इसमें एक ही प्रकार के कण थे, वाष्प बन रही थी। जैसे मैंने विलय पदार्थ इसमें मिलाया, जैसे मैंने इसमें विलय पदार्थ मिलाया तो विलय पदार्थ तो अवाष्पशील होने के कारण वहीं पर बैठ जाएगा। जब वो बैठ जाएगा तो जो विलायक के कण जो पहले बाहर निकल रहे थे, अब उनको निकलने के लिए रास्ता क्या है? कम है। हम बोलेंगे कि विलायक के कणों का पृष्ठ क्षेत्रफल विलय के कणों ने ढक लिया है, विलायक के कणों का पृष्ठ क्षेत्रफल विलय के कणों ने ढक लिया है, जिसके कारण वाष्पों की संख्या कम हो गई है, जिसके कारण वाष्प अब कम बन रही है। और वाष्प अगर कम बनेगी तो वो दाब भी कम ही लगाएगी। जब वो दाब कम लगाई तो मैंने PS को क्या कर दिया? कम कर दिया है, और P0 को क्या कर दिया है? ज़्यादा।
ये मैंने नहीं किया, ये ऑटोमेटिक होता है। आप किसी द्रव को ले, उसे उड़ा के देखें, टोटल दाब काउंट करें, अनुमानित से पता लगा सकते हैं आप, मतलब मेंटली आप देख सकते हैं इस चीज़ को। अब उसमें आप बाहर से नमक वगैरह डाल दो, अवाष्पशील, जैसे आप उसमें नमक डाल सकते हो, NaCl वहीं पे पड़ा रहता है। चीनी डाल सकते हो आप, शुगर C12, H22, O11, ये डाल दो तो वहीं पे पड़ी रहेगी अंदर, और जिस स्थान में वो चली जाएगी उस स्थान से वो बाहर नहीं निकलने देने की द्रव को। क्यों? क्योंकि वो पृष्ठ क्षेत्रफल कुछ ना कुछ तो ढकेगी ना, कवर तो करेगी ना। जैसे वो कुछ पृष्ठ क्षेत्रफल ढकेगी तो वहाँ से वाष्प नहीं बनने की, जब वहाँ से वाष्प नहीं बनने की तो वाष्प दाब में क्या आ जाएगी? कमी। अब ये कितनी कमी आती है वो हम कैसे पता लगाएंगे? डेल्टा P से। ये क्या हमारा वाष्प दाब में कमी, और वाष्प दाब में कमी कितनी होगी और कैसे पता लगाएंगे? P0 माइनस PS। सपोज करें ये शुद्ध विलायक लगा रहा था 10 टोर, कितना लगा रहा था? 10 टोर। विलय पदार्थ मिलाने के बाद कमी तो आएगी ना। मैंने समझा कितना हो गया? 8 टोर हो गया है, तो कितनी कमी आई है? 10 से 8 हुआ है, 2 टोर की। अभी कमी कहाँ से पता लगाएंगे हम? डेल्टा P से। पर अभी कितना था? 10 टोर, और 2 घट गए, 8 मतलब 8 हो गया विलयन का, तो कितनी कमी आई है? 10 - 8 बराबर 2। तो ये हमारा डेल्टा P वाष्प दाब में कमी, या हम कमी नहीं बोलते, हम बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। हम बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। उन्नयन का क्या मीनिंग होता है? वृद्धि। अवनमन का मतलब होता है कमी। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। अब ये सापेक्ष रह गया है, ये भी बता देता हूँ, आप यहाँ तक इसे नोट करें। डेल्टा P बराबर P0 माइनस PS। अब एक बात बताएं आप मुझे, ये जो कमी आई है डेल्टा P कमी है ना, कितनी कमी आई है? जैसे भी मैंने आपको बताया 10 से 8 हो गया, तो 2 कमी आई है ना। ये कमी किसके सापेक्ष में आई है? P0 के, इस शुद्ध विलायक के सापेक्ष में तो आई है ना ये कमी। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूँ? डेल्टा P अपॉन P0। डेल्टा P अपॉन P0। जो ये कमी आई है किसके सापेक्ष में आई है? शुद्ध विलायक के सापेक्ष में आई है। तो सापेक्ष वर्ड तब जुड़ता है जब उसके सापेक्ष हम ले लेते हैं किसी को। किसके सापेक्ष आती है कमी? इसके, तो इसके सापेक्ष मैंने इसे ले लिया है। इसे बोलते हैं हम RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। अवनमन मतलब कमी, और किसके सापेक्ष में? इसमें, किसमें? वाष्प दाब में। तो डेल्टा P अपॉन P0 इज कॉल्ड RLVP, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। अगर आपको वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन निकालना हो तो आपको क्या चाहिए? डेल्टा P को मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ? P0 माइनस PS अपॉन डेल P0। ये क्या हमारा? वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। मुझे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब चाहिए और विलयन का वाष्प दाब चाहिए। इसके क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराऊंगा भी कि कैसे इसके क्वेश्चंस होते हैं, वो अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। पहले आप ये देखिए कि आप समझ गए हैं क्या। एक बात और मैं आपको बोल देता हूँ कि सिद्ध कीजिए कि वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन एक अणुसंख्या गुण है। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन एक अणुसंख्या गुण है। अणुसंख्या गुण क्या होते हैं? जो विलय की कणों की संख्या के द्वारा या उसकी मात्रा के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। ये बताई थी ना, अणुसंख्या गुण वे गुण होते हैं जो विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। अब ये शुद्ध विलायक था, विलय पदार्थ मिलाने के बाद इसके वाष्प दाब में क्या गई? कमी। अब ये कमी किस वजह से आई है? ये कमी किस वजह से आई है? हमने बाहर से कोई चीज़ मिलाई है इसमें, कौन? विलय। अब उसे मिलाने की वजह से उसने इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ढक लिया है, जिसकी वजह से इसमें कमी आ गई है। अब इसमें जो कमी आई है वो विलय की मात्रा के कारण आई है। अगर मैं इसे इस द्रव के अंदर जितना ही द्रव है उससे ज़्यादा विलय मिला दूँ, इस द्रव के अंदर इस द्रव से ज़्यादा विलय पदार्थ मिला दूँ, तो वाष्प बनेगी नहीं, तो वाष्प दाब में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। और अगर इसके अंदर मैं सपोज करूँ थोड़ा सा नमक डाल देता हूँ विलय के रूप में, थोड़ा सा, तो थोड़ी वाष्प दाब में कमी आएगी। तो ये जो वाष्प दाब में कमी है ये किस पर निर्भर कर रही है? विलय की मात्रा पर। किस पर निर्भर कर रही है? विलय की मात्रा पर। और जब जो गुण विलय की मात्रा पर निर्भर करता है वो हमारा क्या कहलाता है? अणुसंख्या गुण। तो वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन एक अणुसंख्या गुण है, और ये बात हमने यहाँ पे प्रूव, यहाँ से दिखा के प्रूव करते हैं। P0 माइनस PS। P0 क्या हमारा? P0 बताओ हमारा क्या है? शुद्ध अवस्था में, और ये क्या हमारा? विलयन का। ये कम क्यों हुआ है? विलय की मात्रा के कारण कम हुआ है।
और जब ये विलय की मात्रा के कारण कम हुआ है तो मैं क्या बोलूँगा, जो विलय की मात्रा से प्रभावित हो जाए वो अनुसंख्या गुण है। तो ये दोनों बात लिखकर हम बताते हैं कि एक, जब वो पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि वाष्प में एक सापेक्ष अवनमन एक अनुसंख्या गुण है, तो पहले तो आप ये सारी बात बताएंगे जो आपने बोल ली है, और फिर आप क्या बताएंगे, डेल्टा पी इक्वल्स टू पी नोट माइनस पी एस, और ये वाली बात, ये दोनों लिख देंगे। अब वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन की परिभाषा क्या आती है बताओ। जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और यह कमी शुद्ध विलायक के सापेक्ष में आती है। इसी घटना को वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन कहा जाता है। समझे नहीं समझे आप? ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसकी परिभाषा है वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। आप सीधी सी बात ये समझे, आप कोई भी शुद्ध विलायक ले लें, कोई भी विलायक ले शुद्ध अवस्था में हो, उसमें विलय पदार्थ आपने ऐड करोगे ना, तो जितना वो वाष्प दाब पहले बनाता था अब वो उतना वाष्प दाब नहीं बनाएगा, उसके वाष्प दाब में कमी आएगी, और वो कमी भी उसके सापेक्ष में चेक करी जाती है, तो इसे हम डेल्टा पी नोट भी लिख देते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर द क्लास।